Hello everyone, welcome back again to the next part of mole, part 3 which is part 3A. ठीक है, ये पार्ट 3A और B ये जो दोनों है इसमें मैं केमिकल रिएक्शंस में आप लोगों को मोल अप्लाई करना सिखाऊंगी। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मोल जो है वो बहुत ही बेसिक सी एलिमेंट्री चीज़ है जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ आती है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे हम लोगों ने कल देखा था, हम लोगों ने गैसेस के ऊपर मोल अप्लाई किया था। आइडियल गैस इक्वेशन का एक थोड़ा सा पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, है ना। और उसके बाद हमने मोल को मास के साथ, मोल को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के साथ रिलेट करके देखा हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पर बताऊँगी कि वो जो मोल हमने वहाँ पर सीखा है, ठीक है, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, है ना। तो फटाफट से देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोल इन केमिकल रिएक्शंस। देखते हैं, चलते हैं आगे। यहाँ पर ये सीखने के लिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता है तो फिर ये वाली चीज़ नहीं आएगी। फिर प्लीज़ जाओ और पहले बैलेंस करना सीखो, 10th स्टैंडर्ड की बुक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके लिए मैं एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बैलेंसिंग के बता देती हूँ किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखो हेडिंग डाल लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोल इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में मुझे जब भी मोल का एप्लीकेशन करना है तो मुझे सबसे पहले बैलेंसिंग आनी चाहिए केमिकल रिएक्शन की। सो आई एम पुटिंग द हेडिंग हियर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ज़्यादा नहीं, 1 2 3 आप लोगों को यहाँ पे मैं ये दे देती हूँ एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिससे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ ही रखा होगा। ओहो, 10th स्टैंडर्ड में तो पढ़ ही रखा होगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। तो फटाफट से देखो ज़रा, इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। जैसे Ca + O2 गिविंग CaO, बहुत ही सिंपल है। बताओ ज़रा बैलेंस करके किस तरीके से कर पाओगे। H2 + O2 गिविंग H2O, ठीक है। इसको भी बैलेंस करो, बहुत सिंपल दे रही हूँ अभी तो फ़िलहाल। उसके बाद इसको ले सकते हो, लाइक NaOH + I2 विल गिव यू NaOI + NaI, है ना, + H2O। इसे बैलेंस करो फटाफट से। देखो ज़रा, ऊपर वाली तो बहुत ही सिंपल थी, यहाँ हाफ लगा दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। फिर H2O2 यहाँ पे एक ही O है तो यहाँ पे हाफ लगा दूंगी स्टाइशियोमेट्री में, तो बैलेंस हो जाएगा। ये जो सामने मैं चीज़ें लगा रही हूँ इनका एक स्पेशल शब्द इन्हें कहा जाता है, स्टाइशियोमेट्री इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इनके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ होता है, इट्स कॉल्ड स्टाइशियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री, कुछ भी कह सकते हो। फिर यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस करेंगे, है ना। कैसे बैलेंस करेंगे तो देख लो, I और I 2 I हो गया, यहाँ पे 2 Na हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये 2 लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस हो चुका है। H2, हाँ बिल्कुल H2, 2 ऑक्सीजन चाहिए, 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम, 2 सोडियम, 2 आयोडीन, 2 आयोडीन, ओके, बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हाइड्रोकार्बन का कंबशन बहुत ही फेमस केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन, जो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ की जाती है। जैसे कि मीथेन है, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, बर्न करना, ठीक है। बर्न करना यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यानी क्या 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को ऑक्सीजन में बर्न करने वाली रिएक्शंस यहाँ पे बहुत ही कॉमन है और इन रिएक्शंस का यूज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको बैलेंस करना हमेशा सीख जाना। देखो CH4 + O2, जब भी ये बर्न होंगे तो हमेशा प्रोडक्ट H2O और CO2 ही मिलेगा। हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H2O और CO2, ठीक है। अब इनको बैलेंस करने का एक स्पेशल तरीका होता है। क्या तरीका होता है बता देती हूँ। देखो, इनमें सबसे पहले मुझे कार्बन बैलेंस करना होता है बेटा, सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना होता है। और याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में। अगर आप ये तरीके से चलोगे तो हाइड्रोकार्बन्स की बैलेंसिंग बहुत आसानी से कर पाओगे,
कार्बन को बैलेंस किया, यहाँ पे एक कार्बन की ज़रूरत है, यहाँ पे एक कार्बन है, हो गया काम। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सामने 2 लगा दूंगी तो 2 2 ज़ा 4 हो गए हाइड्रोजन बैलेंस। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ मुझे 2 लगाने पड़ेंगे तब 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इट्स वेरी इजी टू बैलेंस सच केमिकल रिएक्शंस। ऐसे ही मैं कुछ और भी एग्जांपल्स देख सकती हूँ, जैसे C6H6 है प्लस ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे मिल गया CO2 और मिल गया H2O। चलो फटाफट से ऑक्सीजन के सामने क्या नंबर आएगा बताओ, फटाफट से बैलेंस करो, देखो ज़रा ऑक्सीजन के सामने क्या नंबर आने वाला है। अगर मैं इसे यहाँ बैलेंस करूँ, C6 तो यहाँ पे लग जाएगा 6, H6 तो यहाँ पे लग जाएगा 3, सो दैट 3 2 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो 6 2 12 और 3 1 3, 12 + 3 गिव्स 15। ठीक है, अगर यहाँ 15 लगाती हूँ तो 15 2 हो जाएगा 30, अगर यहाँ 15/2 लगा दूँ तो 30 का हाफ 15, और मुझे चाहिए है 15, हो गया बैलेंस। ठीक है, अब कुछ लोग ये सवाल ना पूछ लेना कि मैम ये क्या ऐसे फ्रैक्शन वाला तो हमको कभी बताया ही नहीं है। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे कर लो तो भी हो जाएगी चीज़ें। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है, जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं या जब भी हम बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशन को, तो मेन चीज़ ये होती है कि ये जो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का ये जो सामने लिखे हुए नंबर्स हैं, इनका जो रेशो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इनका रेशो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर रेशो है 1:15/2, अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो रेशो हो जाएगा 2:15। तो दोनों की बात, दोनों का मतलब तो सेम ही है भाई, रेशो तो सेम ही रहेगा। तो भाई आप फ्रैक्शन में लिखो, आप नंबर में लिखो, आप कैसे भी लिखो, रेशो सेम रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं स्टाइशियोमेट्री। दीज आर बेसिकली स्टाइशियोमेट्री, ठीक है ना, ये स्टाइशियोमेट्री, या इसको हम कोएफिशिएंट भी कहते हैं, स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या ये नंबर्स हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ये स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी इनका सही होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैलेंसिंग करेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये स्टाइशियोमेट्रिक जो नंबर्स हैं ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पूरे रिएक्शन का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो हमेशा मेक श्योर कि ये स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई इन स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बारे में, तो ये हमें क्या देते हैं, तो ये जो है दीज स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स स्पेलिंग फिशिएंट्स गिव अस द, देखो ध्यान देना, relative number of moles of reactant and product। ये हमें क्या देते हैं, तो ये हमें देते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या कह दिया ये तो अंग्रेजी का स्टेटमेंट है, एक जगह से उठाया दूसरी जगह पुट कर दिया। भाई एक्चुअली इसका मतलब क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है 3A + 2B, ये देता है हमको 1C + 2D। व्हाट डज दिस मीन, या थोड़ा इसको सिंपल रखूँ मैं अभी, तो ये मुझे देता है सिंपल 2C नहीं 4C, ठीक है, ऐसा कुछ दे देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि whenever I take 3 mole of A with 2 mole of B, या फिर I can say this, whenever I take 3 mole of A, it requires minimum 2 mole of B,
ठीक है। जब भी मैं 3 मोल ऑफ ए लूँ तो मुझे हमेशा उसके लिए 2 मोल ऑफ बी का रिक्वायरमेंट होगा। या इसको और सिंपल करूँ तो मैं इसके पीछे सामने 1 ही लिखती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ए है, ठीक है, कम से कम 1 मोल ऑफ ए के लिए मेरे को कम से कम 2 मोल ऑफ बी का रिक्वायरमेंट होगा। 1 मोल ऑफ ए के लिए मेरे को 2 मोल ऑफ बी का रिक्वायरमेंट होगा, जिससे आई कैन मेक 4 मोल ऑफ सी, जिससे आई कैन मेक 4 मोल ऑफ सी, जिससे मैं 4 मोल सी के बना पाऊंगी। ठीक है, ए के 1 मोल रहेंगे तो बी के कितने लगेंगे मुझे 2 मोल। तो क्या मैम हमेशा ए के 1 ही मोल रहेंगे क्या, 1 से ज़्यादा नहीं रहेंगे क्या? भाई ए के 2 भी ले सकते हो ना, तो तब बी के कितने लोगे? 1 के लिए 2 है तो 2 के लिए डबल हो रहा है ना 4, सही है। फिर इसके 10 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, उसके लिए उसके और मल्टीपल हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। फिर इसके 50 नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो, इसके 100 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो स्टाइशोमेट्रिक रेशो है, यानी मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ बी विल ऑलवेज रिमेन 1:2, वैसे ही मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ सी विल ऑलवेज रिमेन 1:4, वैसे ही मोल ऑफ बी बाय मोल ऑफ सी विल ऑलवेज रिमेन 2:4। इसके 2 के लिए हमेशा इसका 4 ही बनेगा, इसके 2 के लिए इसका 1 ही लगेगा, इसके 1 से हमेशा इसका 4 ही बनेगा। अरे समझ पा रहे हो क्या क्या कह रही हूँ? तो ये जो स्टाइशोमेट्री है ये मुझे क्या दे रहा है? ये स्टाइशोमेट्री मुझे दे रहा है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और तो और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल के साथ ये मुझे रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे कि भाई स्टाइशोमेट्री वो हमें क्या क्या देता है। देखो, स्टाइशोमेट्री गिव्स अस क्या क्या देता है। नंबर 1 रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, एक तो वो हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स देता है, दूसरा वो हमें देता है रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या देता है भाई? रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा वो हमें अगर गैसेस हैं तो रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी देता है। ठीक है, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैसेस भी देता है। फिर मैं मास नहीं देता क्या? नहीं, मास नहीं देता। क्यों मास क्यों नहीं देता? क्यों मास इसीलिए नहीं देता क्योंकि जब मैं मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल तक जाती हूँ तो एवोगैड्रो नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल। जब मैं वॉल्यूम तक जाती हूँ तो मुझे 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल। बट जब मैं मास के लिए जाती हूँ तो मुझे GMM से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल, विच वेरीज विद द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए ये मुझे मास का रेशो नहीं देता। यानी अगर मैं ये कह दूं कि मोल ऑफ ए बाय मोल ऑफ बी ये मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी देगा, तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ठीक है, तो मैं ये कह दूं कि भाई ये मुझे वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी देगा अगर गैस है तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। पर मैं अगर ये कह दूं कि ये मुझे मास ऑफ ए बाय मास ऑफ बी देगा तो मैं कहूँगी ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। और मोल का रेशो ही किसका रेशो होगा? तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये रेशो होगा स्टाइशियोमेट्री ऑफ ए अपॉन स्टाइशियोमेट्री ऑफ बी। यानी स्टाइशियोमेट्री का रेशो आपको किस किस का रेशो देता है? स्टाइशियोमेट्री का रेशो आपको देता है भाई मोल का रेशो, स्टाइशियोमेट्री का रेशो आपको देता है मोल का रेशो, आपको वो देता है वॉल्यूम का रेशो, और वो आपको देता है नंबर ऑफ पार्टिकल का भी रेशो। ठीक है, इसी को कुछ जो क्या बोलते हैं एकदम क्या कहते हैं उसको स्टाइल में अगर बोलना है कुछ लोग तो इसको इस फिनोमेना को मोल एनालिसिस भी कह देते हैं। ठीक है, खैर उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। स्टाइशियोमेट्री का रेशो ही हमें क्या दे देता है भाई? मोल का रेशो। ठीक है, और अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? किसमें इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? किसमें? उसमें क्या कहते हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस में। तो देखो किस तरीके से, यानी वर्ड प्रॉब्लम में किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखो बताती हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन व्हाटएवर 3A and it is giving me a B,
जस्ट फॉर सिंपल क्वेश्चन 3a मुझे एक क्या देता है, मुझे एक b देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे, यानी इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई 3 मोल ऑफ ए अगर मैं लूँगी तो वो मुझे कितने देगा, 1 मोल ऑफ बी। इसका मतलब यही है कि भाई 3 मोल ऑफ ए इज़ गिविंग मी 1 मोल ऑफ बी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री क्या देता है, मोल। मान लो मैंने आपको 3 मोल नहीं दिए हैं कि मैंने आपको दिए हैं 5 मोल, ठीक है। तो अब मैं पूछ रही हूँ कि अब बताओ भाई बी के मोल कितने। तो कुछ नहीं, आप क्या बोलोगे कि ठीक है भाई 3 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी दे रहा है अगर, तो 5 मोल ऑफ ए x मोल ऑफ बी देगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 5/3, दिस कम्स आउट टू बी मोल ऑफ बी। अरे समझ में आता है क्या, सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली मैं देखो ऐसे भी कह सकती हूँ कि 2a + 3b ये मुझे 1c दे रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास मोल ऑफ ए, मान लो मेरे पास 5 पड़े हुए हैं, तो मोल ऑफ सी निकाल लो और मोल ऑफ बी निकाल लो। सो इट्स वेरी इजी। जब मुझे मोल ऑफ बी निकालना होगा तो मैं ए और बी का कंपैरिजन करूँगी। कैसे कंपैरिजन करूँगी देखो, तो भाई मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी, कितने मोल के लिए बी के कितने मोल मिल रहे हैं, तो मोल 2 मोल ऑफ ए के लिए 3 मोल ऑफ बी मिल रहे हैं। अग्रीड और नॉट अग्रीड बोलो फटाफट, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो अब ये जब 2 के लिए 3 मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे इसके 5 प्रेजेंट है तो यहाँ पे इसके कितने मिलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। मोल ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और इंटू 2 यहाँ आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा, 15/2 मोल आ जाएंगे बी के लो। वैसे ही अगर फिर मुझे सी के लिए निकालना है तो मैं ए के साथ सी को भी कंपैरिजन कर सकती हूँ, या तो बी का भी मोल मिल चुका है मुझे, मैं चाहूँ तो बी और सी को भी कंपैरिजन कर सकती हूँ। समझ पा रहे हो, बी का भी मोल मिल चुका है, मैं चाहूँ तो बी और सी को कंपेयर कर लूँ, ठीक है। या फिर ए का मोल दिया ही हुआ है, मैं ए और सी को कंपेयर कर लूँ, जैसी तुम्हारी श्रद्धा। ए और सी को कंपैरिजन करके देखते हैं। तो मोल ऑफ ए और मोल ऑफ सी, मोल ऑफ ए कितना है भाई, 2 के लिए कितना है 1, 2 के लिए कितना मिल रहा है 1, तो ए कितना दिया हुआ है 5, मुझे कितने के लिए निकालना है 5 के लिए, तो मोल ऑफ सी क्या हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x = x 5 1 5 और ये आ जाएगा यहाँ पे 2x, तो x कम्स आउट टू बी 5/2, ये आ गया तुम्हारा मोल ऑफ सी। सो इस तरीके से आप मोल्स को कंपेयर करके जो है, अगर एक का मोल दिया है तो आप दूसरे का मोल जो है निकाल सकते हैं। और अगर आप मोल निकाल लेंगे ना बेटा, अगर आप मोल निकाल लेंगे तो मोल निकालने के बाद फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, आप मास निकाल सकते हैं। मोल पता है तो फिर कुछ भी निकाल सकते हो। तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ऐसे ही आएंगे आपको, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए बताया है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो वो बताती हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताती हूँ। चलो चलते हैं, करते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस produced when 7, यहाँ लिखते हैं, when 20 grams of hydrogen is reacted with chlorine at STP, ओके, ठीक है। देखो रिएक्शन है, क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस्ड। रिएक्शन दी नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, हमेशा दी नहीं होगी। HCl गैस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है बेटा, HCl गैस प्रोड्यूस हुई है, तो HCl गैस प्रोड्यूस हुई है तो HCl को प्रोड्यूस करा देंगे। लो भाई HCl प्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। कैसे, व्हेन 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज रिएक्टेड विथ क्लोरीन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को मैंने रिएक्ट कराया है क्लोरीन गैस से, तब जाके प्रोड्यूस हुई है HCl, और वो भी हुआ है ये सब काम STP पे,
ठीक है, ये सब STP पे हुआ है। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि क्वेश्चन देखते ही रिएक्शन लिखो, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें। बैलेंस नहीं करोगे तो मोल एनालिसिस यानी कि मोल एनालाइज करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्वेश्चन विल बिकम यूजलेस, योर सोल्यूशन विल बिकम यूजलेस, यू विल नॉट गेट एनी आंसर और एनी करेक्ट आंसर। सबसे पहले जो काम करना है आपको वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंस कर लिया है, H2Cl2 यहाँ लग जाएगा 2। ठीक है, कुछ बच्चों ने तो अब तक आंसर भी निकाल लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 20 ग्राम। देखो मास से हम कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक है, हम स्टाइशियोमेट्री कंपैरिजन मास से नहीं कर सकते। मास एनालिसिस जैसा कुछ नहीं होता। हमें अगर कुछ भी निकालना है रिएक्टेंट, किसी रिएक्शन में किसी एक स्पीशी के बारे में हमें पता है और हमें किसी दूसरे स्पीशी के बारे में पता करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज़ ओनली मोल कंपैरिजन। हम मोल को कंपेयर करके ही निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले मास से मोल निकालना होगा। तो मास से मोल निकालने का तरीका क्या है, फटाफट बताएं। मास से मोल कैसे निकालेंगे? मास से मोल निकालेंगे उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके, तो मोल आ जाएगा 20/2, यानी कि मोल आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का 10 मोल। ठीक है, अब मुझे HCl का निकालना है। पहले तो मोल ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई वॉल्यूम एट STP क्या होता है? वॉल्यूम एट STP क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन 22.4 इक्वल टू मोल। तो अगर वॉल्यूम पता चल जाएगा, अगर मोल पता चल जाए, तो मेरे को मोल निकालना है HCl का। तो इन दोनों का मोल का कंपैरिजन मैं कर देती हूँ, यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन और मोल ऑफ HCl। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना? 1। उसके लिए HCl का मोल मिनिमम कितना? 2। पर हाइड्रोजन का एक्चुअल मोल मेरे पास कितना है? 10। तो HCl का मोल मेरे पास कितना आएगा? पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल ऑफ HCl कम्स आउट टू बी 20 मोल। पर मेरे को इस रिएक्शन में मोल निकालना था क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे तो वॉल्यूम निकालना था। पुट देंगे इस फॉर्मूले में। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4। मोल कम्स आउट टू बी 20 इंटू 22.4, सो 448 हाँ लीटर HCl गैस इज प्रोड्यूस्ड। समझ पा रहे हो? देखो ज़रा, आप लोगों का भी आया होगा। देखो देखो फटाफट से। और भी ऐसे कई क्वेश्चंस हो सकते हैं, जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे अब इसके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस evolved at STP and also calculate the mass of CaO solid obtained। ठीक है, when कितना लूँ? 550 ग्राम of CaCO3 solid is heated strongly। ठीक है, ऐसा एक बढ़िया सुंदर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। लो बताओ फट से क्या होगा। चलो पहले तो क्या लिखोगे? रिएक्शन लिखोगे पहले तो। CO2 उड़ गया है और CaO बन गया है। किससे बना है? तो भाई CaCO3 को स्ट्रांगली हमने हीटा है। ठीक है, तो CaCO3 को स्ट्रांगली हीटा है, तो ये लो CaCO3 सॉलिड ले लो। इससे बनाया है CaO सॉलिड और बना है CO2 गैस। ये उड़ रही है बेचारी STP पे। ठीक है, तो बैलेंस्ड ही दिख रही है केमिकल रिएक्शन तो मुझे। हाँ बिल्कुल बैलेंस्ड ही है। अब CaCO3 का मास दिया हुआ है 550, इसका GMM आता है, निकाल लो कितना आता है। Ca का आता है 40, 12 और ऑक्सीजन का आएगा 16 × 3। ठीक है, तो GMM का मतलब मॉलिक्यूलर वेट पता ही है, तो 40 और 12 और ये आएगा 48। मेरे ख्याल से सबका सम आता है 100। ठीक है, तो मोल तुम्हारा आ जाएगा 550/100, 0 से 0 कट गया, मोल आ जाएगा 5.5।
ठीक है, अब मुझे इसका भाई साहब का मास निकालना है और इसका वॉल्यूम। दोनों ही केसेस में आपको क्या चाहिए, दोनों ही केसेस में आपको चाहिए उनके क्या चाहिए, बोलो 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 क्या चाहिए, दोनों ही केसेस में उनके क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो बस मोल कैसे निकलेगा, स्टोइकियोमेट्री कंपेयर करो। तो सबसे पहले CaO का निकाल लेते हैं। तो मोल ऑफ CaCO3 और मोल ऑफ CaO, इसके एक मोल के लिए इसका भी एक मोल, अरे वाह वाह वाह, इसके एक मोल के लिए इसका भी एक मोल, यानी दोनों के सेम मोल। तो अगर इसके 5.5 हैं तो इसके कितने आएंगे, तो भाई उसके भी उतने ही आएंगे 5.5। ठीक है, पर मुझे मोल निकालना था क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो मास निकालना था। तो मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू मोल ऑफ CaO इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। CaO का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना आता है, 5.5 को मैं 11/2 लिख देती हूँ, मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा वो। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट Ca का 40 और ऑक्सीजन का 16, 56, 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। इसको रख दिया यहाँ पे, 50, 21, 28, 28 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो ज़रा क्या आ जाता है, देखें मल्टीप्लाई करें इसको, 28, 11, 1, 8, 2, 8, 2, 8, 10, 3, 308 आ रहा है, 308 ग्राम। देखो तो आप लोगों का भी वही आया है क्या, बताओ ज़रा मुझे, बताओ ज़रा वही आ रहा है क्या। ठीक है, चलें फिर CO2 का वॉल्यूम निकालने, फिर CO2 का मोल निकालना पड़ेगा। तो फिर वही सेम आने वाली है प्रोसेस भाई, मोल ऑफ CaCO3 और मोल ऑफ CO2, इसके एक के लिए इसका एक, तो इसके 5.5 के लिए इसका भी 5.5 ही आने वाला है। तो मोल ऑफ CO2 बड़ी ही खूबसूरती से कम्स आउट टू बी 5.5। सो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4, मोल कितना है 5.5, 11/2 इंटू 22.4, 1 ज़ा 11.2 ज़ा कितना आ रहा है देख लो, 121 से बड़ा ही आएगा। 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 2 1 1, 2 3 2 1, 123.2 लीटर, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बताओ ज़रा आ रहा है क्या ऐसा कुछ। चलो आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सम अनदर गुड क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस। और देखो थोड़े अच्छे कैलकुलेशन वाले, एक बढ़िया क्वेश्चन मुझे याद आया है। 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आई गेस ये, 357.5, 357, 367, 122.5 होता है, 3 ज़ा 315, 6 3 2 ज़ा 6 6 7, 3 2 ज़ा 6 1, 3 1 ज़ा 3 367, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 367.5 ग्राम लिया हुआ है KClO3 का। एक्चुअली दिस KClO3 इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पर पूछा गया है। ठीक है, 369.5 ग्राम लिया है KClO3 का, उसको मैंने हीट किया है, इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, देन कैलकुलेट करो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड, जो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करो STP पे, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड, KCl जो प्रोड्यूस हुआ है उसका भी मास कैलकुलेट करो, एंड द केमिकल रिएक्शन वी यूज इन दिस होल प्रोसेस is this KClO3 gives KCl plus O2 gas. I don't know if it is balanced or not. अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो और फटाफट से अटेम्प्ट करो, पॉज करो और आंसर बताओ। कम ऑन, मेक इट फास्ट। करेंगे फटाफट से, come on, make it faster. So
हियर वी गो, दिस रिएक्शन इज़ नॉट बैलेंस्ड येट, इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो जब भी 3 ऑक्सीजन रहेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको 2 लगाना होगा, सो दैट 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। पर KCl भी 2 हो गए तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे GMM मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, नहीं मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मास दिया हुआ है KClO3 का। सो मास दिया हुआ है 367.5 ग्राम। मैं उसका मोल निकाल सकती हूँ 367.5 डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। चलो यहाँ पे कॉन्टे में फाइंड आउट कर लेते हैं। KClO3 ना, KClO3 तो K का हो जाएगा 39, Cl का हो जाएगा 35.5, O3 यानी 16, 3 जार कितना होता है 48, ठीक है। तो 0.5 इधर हो गया, 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 9 हो जाएंगे 22, 6 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 12 हो जाएगा 122.5, ठीक है 122.5। अब बड़ी खूबसूरती से ना मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले से करके वो वैल्यू दी थी आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको बरोबर 367.5 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली मोल जो आने वाले हैं आपके KClO3 के, वो मोल चालाकी से 3 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके 3 मोल मिल गए। अब मुझे निकालना क्या है, तो भाई मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है और इसका मास निकालना है। निकाल लेते हैं फटाफट से। चलो क्या करेंगे, तो मोल मोल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का करेंगे, ठीक है। देखेंगे मोल ऑफ KClO3 और मोल ऑफ KCl कितना है, 2 के लिए 2, तो हाँ भाई 2 है तो 2 ही है। तो 3 के लिए कितना होगा, सेम ही मोल है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, मोल ऑफ KCl कितना आ जाएगा 3 ही आएगा, आप देख लो। अच्छा मास कितना आ जाएगा, तो मास आ जाएगा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूले कहाँ से आ रहे हैं, तो भाई पिछला वाला वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट तो मोल आ गया 3, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KCl कितना आ जाएगा देख लो। Cl का फिर 35.5, K का 39.5, 9 और 5 14, 7 74.5, 74.5, ठीक है। तो अब 74.5 इंटू 3 सा कर लो, तो 3 5 सा ओ अरे 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 हाँ 3 5 सा हो जाएगा 15, 3 4 सा 12, 13, 21, 22, 223.5 आ रहा है, बता दो सही है क्या। 223.5 कुछ ग्राम्स आ रहा है बेटा, देखो आप लोगों का क्या आता है। 70, हाँ शायद 75, 150, हाँ सही तो दिख रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, तो अब इसका और इसका मोल मोल एनालिसिस करना होगा। आप चाहो तो KCl और O2 का भी कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। KClO3 और O2 का भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो फटाफट से उसका इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। भाई वही मोल ऑफ KClO3 और मोल ऑफ O2। अब की बार देखोगे यहाँ 2 के लिए कितना है 3, तो अब 3 के लिए क्या हो जाएगा, तो मोल ऑफ O2। तो मोल ऑफ O2 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम, ये आ जाएगा आपका मोल। पर आपको मोल नहीं निकालना था, आपको तो वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है मोल इंटू 22.4, एवोगैड्रो का लॉ। तो मोल आया इंटू 22.4 कर लिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11.2। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ा 9, 1 2 10, 9 1 ज़ा 10, 100.8 कुछ आ जाएगा वॉल्यूम। 100.8 लीटर कुछ ऐसा आ रहा है वॉल्यूम। देखो बताओ, देखो ज़रा क्या आ रहा है, बराबर है क्या, सही है क्या, बोलो बोलो, देखो सही आ रहा है क्या। और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके हम लोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आनी ही चाहिए। आगे केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा लगने वाला है ना ये सब चीज़ें, कि आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे करने पड़ेंगे ये कैलकुलेशंस, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक, जो भी है, कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन सॉलिड रिक्वायर्ड
required to produce 6 moles, okay, of FeO, and also calculate the volume of oxygen required at STP। ओ STP पे क्या है क्वेश्चन में, देखो मास बोला है आयरन का जो कि रिक्वायर होगा। हम बना क्या रहे हैं, तो भाई हम FeO बना रहे हैं। किससे, तो हम आयरन से बना रहे हैं और ऑक्सीजन से बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मुझे मास पूछा है और इसका मुझे वॉल्यूम पूछा है और इसका मुझे मोल दिया हुआ है 6 मोल, ठीक है। तो फटाफट से करो, चलो जल्दी जल्दी से करो, पॉज करो, आंसर निकालो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, जल्दी से करें। तो कर लिया सॉल्व, देखो बताओ ज़रा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ तुम्हारे लिए फटाफट से। तो रिएक्शन में मुझे इसका मास उसका मोल दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करोगे तो इसके आगे लग जाएगा हाफ, ठीक है। अब मोल मोल एनालिसिस कर लोगे अगर, तो पहले इन दोनों में अगर मोल मोल एनालिसिस करते हो तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, मोल ऑफ आयरन और मोल ऑफ FeO, ठीक है। आयरन का 1 है तो FeO का भी 1 ही है, सेम मोल्स हैं दोनों के। तो अगर FeO का 6 दिया हुआ है तो आयरन का भी 6 ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे अगर, तो आयरन का मोल भी 6 आएगा। आपको आयरन का मास निकालना है, तो इट्स वेरी इजी, मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। अब आयरन है तो 56 होता है, 6 6 36, 6 5 30 और 336 ग्राम कुछ ऐसा मास आने वाला है प्रॉबेबली, देख लो 336 ग्राम कुछ मास आने वाला है इसका। वहीं अगर मैं वॉल्यूम ऑफ O2 की बात करूं तो मोल ऑफ FeO को मुझे मोल ऑफ O2 से कंपेयर करना पड़ेगा। FeO का जब 1 मोल है तो O2 का आधा मोल है, तो अगर FeO का 6 है तो O2 का देखो क्या आएगा, तो शायद O2 का मोल जो है 6 का हाफ यानी 3 आ जाएगा। तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है एट STP तो इट विल बी 22.4 इंटू 3, 3 4 12, 4 2 6 6 7, 67.2 liter probably. This will be the answer. Come on, tell me. यही है आंसर आया है आप लोगों का। चलो बताओ फटाफट से आ गया है क्या। और एक बढ़िया वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। एक और मस्त वैरायटी वाला क्वेश्चन करते हैं इसमें, बढ़ते हैं आगे, है ना। फिर इसके दूसरे डायमेंशंस बताऊंगी मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 obtained and volume of CO2 at STP obtained if, क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, 2.4 into 10 to the power 25 molecules, okay, of NaHCO3 is heated, ठीक है। तो देखेंगे फटाफट से। रिएक्शन लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा, एक्चुअली NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब मैं हीट करती हूँ तो वो मुझे देता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO2 और वाटर, ठीक है। तो फटाफट से इस रिएक्शन को बैलेंस करो और बैलेंस करने के बाद इसे सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद बस एक क्वेश्चन दूंगी आपको होमवर्क के लिए एंड वील एंड अप द वीडियो। सो यहाँ पे अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो यहाँ पे प्रोबेबली 2 लग जाएगा स्टाइशियोमेट्री में,
यहाँ पे मुझे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं अब, विच इज़ 2.4 इंटू 10⁻25. सो आई कैन कैलकुलेट द मोल हेयर बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोज नंबर, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो. ठीक है, ये सबका सेंस तभी बनता है जब आपको ये फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे याद हों, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताए हैं. अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो सेंस ही नहीं बनता, ये सब कुछ आने ही नहीं वाला तुम्हें. तो फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, ये समझ लो. तो 6 4 24 चला जाएगा, तो यहाँ पे 0.4 आ जाएगा, तो 25 और 3 तो ऊपर 100 आ जाएगा. मेरे ख्याल से 40 मोल इसके आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है भाई इसका मास और इसका वॉल्यूम. तो फटाफट से कर सकते हो तुम लोग. ठीक है, Na2CO3 के लिए कर लेंगे, 2 के लिए 1 मोल. देखो सीधा सीधा 2 के 1, तो अब क्या आ जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, मोल ऑफ Na2CO3. तो मोल ऑफ Na2CO3 कितना आ जाएगा, 40/2 यानी 20 मोल. तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा भाई मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट. यू शुड नो दिस. मोल कितना है, 20. मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो. Na2 यानी 46, C यानी 12, O3 यानी 48, 10 और 16, 8 और 2 10, 106. तो 106 का डबल 212 यानी 212 और 0 ऐसे ग्राम, 2120 ग्राम. ये मास आना चाहिए कुछ प्रॉबेबली. देखो ज़रा यही आता है क्या. चलो बताओ फटाफट से. कम ऑन, मेक इट फास्टर. वैसे ही वॉल्यूम ऑफ CO2 भी निकाल सकते हो. अब आप देख सकते हो इसका स्टाइशोमेट्री अगर 1 है और इसका भी 1 है, तो भाई साहब जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका भी होगा, और इसका भी स्टाइशोमेट्री 1 है, तो बेसिकली इन तीनों के सेम मोल्स बनेंगे. ठीक है, तो मैं ऑलरेडी CO2 का मतलब Na2CO3 का मोल तो निकाल ही चुकी थी, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि मोल ऑफ CO2 भी BC होने वाला है यहाँ पर. तो मेरे लिए वॉल्यूम निकालना इजी हो जाएगा CO2 का, विच इज़ मोल इंटू 22.4. ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 22.4, विच इज़ आई थिंक 448 लीटर. अगर आपको पानी का मास पूछते तो वो भी निकालना आसान होता, क्योंकि मोल तो निकाल ही चुके हो, अब 20 आ चुका है, 360 आ जाता कुछ पानी का मास. तो बाई दिस मेथड यू कैन ईजीली कैलकुलेट एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या सीखा, यहाँ पे मैंने सिखाया आप लोगों को कि आप किस तरीके से मोल जो है उसको एक रिएक्टेंट का मोल, अगर एक रिएजेंट का मोल अगर पता है आपको, तो आप उससे प्रोडक्ट का या दूसरी किसी चीज़ का मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको होमवर्क के लिए, और फिर इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे. फिर हम इसका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम इसी रिएक्शन के अंदर और कैसे वेरिएशन कर सकते हैं मोल्स को लेकर करके. ठीक है, हमने अब तक के देखो जितने भी क्वेश्चंस देखे, यहाँ पर आप जितने भी पुराना क्वेश्चन देखोगे, ये वाला देखोगे तो इसमें भी एक ही रिएक्टेंट था. ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ 2 रिएक्टेंट थे, पर दोनों के बारे में चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक रिएक्टेंट के बारे में ही दिया था, यहाँ पे भी देखोगे एक रिएक्टेंट, यहाँ पे देखोगे 2 था, पर दूसरे के बारे में मैंने कोई बात ही नहीं की है. ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक ही रिएक्टेंट के बारे में बात की है. तो मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें आपको बताई, मैंने आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स में केवल एक ही रिएक्टेंट के बारे में चीज़ें दी, और दूसरे रिएक्टेंट के बारे में मैंने कोई बात ही नहीं की. ठीक है, तो मान लो अगर मैं ये करूं कि मैं इस दूसरे रिएक्टेंट के बारे में भी आपको उसका मास या उसका वॉल्यूम या उसका कुछ दे दूं. ठीक है, इस दूसरे रिएक्टेंट का भी डेटा दे दूं और पहले रिएक्टेंट का भी डेटा दे दूं, और फिर मैं आपको बोलूं कि चलो प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप किस रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट निकालोगे. ठीक है, फिर आप कौन से रिएक्टेंट को लोगे. मान लो इसी क्वेश्चन की बात ले लेते हैं, मैंने यहाँ हाइड्रोजन 20 दे दिया, मैं आपको क्लोरीन भी 20 दे देती, या क्लोरीन 20 नहीं देती, लो क्लोरीन 40 दे देती थी. अब क्या करते, अब आप क्लोरीन के हिसाब से प्रोडक्ट निकालते या हाइड्रोजन के हिसाब से, भाई दोनों के हिसाब से अलग अलग आता, तब क्या करते. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी तो वही होने वाली है ना यार. जब आप HCl बनाओगे तो अकेले हाइड्रोजन लेकर तो नहीं बना सकते, आपको तो दोनों लेना है. तो HCl बनेगा किसके हिसाब से, HCl हाइड्रोजन कितना लिया है उसके हिसाब से बनेगा, या क्लोरीन कितना लिया है उसके हिसाब से बनेगा. कैसे बनेगा, किसके हिसाब से बनेगा, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है. दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट.
ठीक है, ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस चेन, ऑफ दिस सीरीज़। तो आज के लिए आज का जो था अगला लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बताना था, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज दे देती हूँ। उसको मैं बिल्कुल अगले वीडियो में डिस्कस करूँगी। और देखते हैं क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड, फटाफट से लिखेंगे, एट STP when 20 grams of H2 is reacted with N2 to form ammonia, and the process is N2 plus H2 gives NH3. Come on, write it down faster. Write it down faster. तो इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया का क्या मास बनेगा और क्या वॉल्यूम बनेगा STP पे, वो आपको निकालना है, ठीक है। फिर वही चीज़ बैलेंस करो, ये करो, वो करो, है ना। सो करो इसको, सजेस्ट मतलब मुझे कमेंट करो इसका आंसर अगर अभी निकाल लिया है तो, और नहीं तो फिर ग्रुप पे मैसेज करो, और नहीं तो लाइव चैट पे कमेंट नहीं कर सकते तो कमेंट में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है ना। मैं बिल्कुल, जिनको भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। और इनफैक्ट आपको अगर जैसे कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम इनके MCQs भी डालो आप, तो बेटा एक्चुअली MCQs डालने में ये प्रॉब्लम है ना कि देखो MCQs डालने में उनके डिस्कशंस में बहुत सारा समय लगता है, और आपके डाउट्स जब तक हम तक नहीं पहुंचेंगे तो उन डाउट्स, उन क्वेश्चंस के डाउट्स मेरे पास जब तक नहीं पहुंचेंगे मैं कैसे उसको डिस्कशन करूंगी, यानी मैं हर एक क्वेश्चन के डिस्कशन का वीडियो तो नहीं बना पाऊंगी, है ना। तो उसके डिस्कशंस होते हैं, बट उसके डिस्कशंस हमारे लाइव क्लासेस में होते हैं। तो जिन भी बच्चों के साथ ऐसा है कि भाई हमको MCQs चाहिए, आप प्लीज़ FIM से जुड़िए, है ना। आप हमें कांटेक्ट करिए, आपके पास यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं। आप इस वीडियो के एंड पे जाएंगे जब, वहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स मिल जाएंगे, कमेंट कर लीजिए आप, वहाँ पर आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़िए, और फिर डेफिनेटली इसके एक्सरसाइजेज हम लोग आपको देंगे, और हमारे जो लाइव क्लासेज हैं जहाँ पर हम उन सारे एक्सरसाइजेज को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर भी आप उन डिस्कशंस में फिर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही ये कोविड वाला सिचुएशन थोड़ा सही होगा, हम अपने नॉर्मल मोड पे चले जाएंगे क्लासेस के, और फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग पहले पढ़ाते थे। तो जैसे भी अभी आप FIM से जब जुड़ेंगे तो फिर आपको वो सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं और सारे जो हमारा जो मटेरियल है उसको एक्सेस करने के लिए मिलेगा, ओके। सो पढ़ते रहिए, तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए। सारे मेरे नए बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि बेटा नोट्स आपके अच्छे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स जितने अच्छे होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का पढ़ने का मन करेगा, कॉपी अपीलिंग होगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया से नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और बस बढ़िया से रहिए। वैसे जितनी देर में मैंने ये बोला है उतनी देर में कुछ लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा, पर अब क्योंकि मैंने बोला है कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो मैं डेफिनेटली इसमें अगले वीडियो में ही बताऊंगी। तो अभी चलती हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा जितना पसंद आए, ठीक है। तो थैंक यू।